स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमंस में कैसे होता है, ह्यूमंस के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, और साथ में स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे ये वीडियो चलेगा आप इसमें अपने नोट्स भी बना सकते हैं ईजिली, और साथ में वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको ये सब जानने हैं। और इसमें अपन ये भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग होता है कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन, डैट मीन्स जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस, और स्पर्म का मतलब है स्पर्म्स का फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म्स का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो दो चीज़ के बीच में होता है। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है, और स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जरा अपन डिटेल में जान लेते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि ये जर्म सेल्स होती है ह्यूमंस में, मेल्स में, जो इमेच्योर जर्म सेल्स होती है। अब इनमें क्या होता है, सबसे पहले होता है माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद क्या होता है, ये माइटोसिस करने के कारण क्या करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं। तो ये अपने सेल्स का नंबर इंक्रीज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनकी नंबर बहुत बढ़ जाते हैं। और उनमें से कुछ स्पर्मेटो जो गोनिया होते हैं उनको अपन फिर बोलते हैं, माइटोसिस के बाद उन्हें अपन बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहाँ पे अपन इन्हें बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होता है यहाँ पे अब मियोसिस। आप जानते ही होंगे कि जो मियोसिस होता है वो दो स्टेप का होता है। तो यहाँ पे पहले होता है मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद पहले ये एक सेल थी प्राइमरी में, ये था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुई तो यहाँ पे क्या होता है, ये दो सेल्स में डिवाइड कर जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मियोसिस होता है तो यहाँ पे जो प्लॉइडी होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे पहले ये था 2n, डेट मीन्स ये यहाँ पे डिप्लॉयड था। इसके बाद जब इसमें डिवीज़न हुआ तो यहाँ पे ये सिर्फ नॉर्मल एन रह गया, डेट मीन्स ये अब हैप्लॉइड हो चुके हैं। हैप्लॉइड का मीनिंग है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स अब यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे अब होगा मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड की बात याद रखना, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो इनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ये हो जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहाँ पे मियोसिस सेकंड होता है, और मियोसिस सेकंड के बाद ये जो दो सेल होती है ये 4 सेल हो जाती है। डेट मीन्स इनमें भी डिवीज़न हो जाता है। और इनमें डिवीज़न होने के बाद आप जानते ही होंगे कि मियोसिस सेकंड होने के बाद भी इनका जो प्लॉइडी होती है वो तो सेम रह जाती है, ठीक है, लेकिन जो क्रोमोसोम का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, लेकिन नंबर अब भी सेम रहता है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे अब भी हर सेल में 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट हैं। तो जब ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद इनको अपन बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। याद रखना, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद टेरिटरी स्पर्मेटोसाइट नहीं आता, यहाँ पे उसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है। अब स्पर्मेटिड्स के यहाँ पे सेल डिवीज़न तो काम हो चुका है, लेकिन अब भी इनमें जो स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है वो डेवलप नहीं हुई है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, इनका आगे थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है और फिर जाके ये स्पर्म बनते हैं। तो उस डेवलपमेंट को अपन बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे जब स्पर्मेटिड से, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपन, यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ। अब ये क्या होता है, ये 4 सेल से अब ये स्पर्म की स्ट्रक्चर को ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये स्पर्म्स बन चुके हैं, और स्पर्मेटिड से
जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये पॉइंट याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे एक और बात याद रखना, यहाँ पे एक और बात आती है कि वो बात है यहाँ पे जब स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है तो ये जो स्पर्म्स के हेड है ये सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहते हैं, और वहाँ से जब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं, याद रखना जब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये नीट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो याद रखना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जेनेसिस का मीन होता है सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन। तो जहाँ पर भी जेनेसिस आएगा उसका मीनिंग याद रखना, वहाँ पे कुछ मैचुरेशन होगा या फिर किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा होगा। लेकिन जब स्पर्मिएशन आएगा तो उसका मीनिंग हो जाता है रिलीज होना, या फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से वो जब बाहर निकलते हैं तो उसी को अपन बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो ये आपको कन्फ्यूजन दूर करने में हेल्प करेगा। तो ये तो कंप्लीट प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन से हार्मोन्स इस स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए उसे अपन देखते हैं। तो चलिए अब अपन हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं जो हाइपोथैलेमस होता है वो ही सबसे पहले हार्मोन्स को रिलीज करता है, क्योंकि वो ही एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस सबसे पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल या फिर हम कह सकते हैं सिग्नल देता है कि वो एफ एस एच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करे। तो यहाँ पे जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जब सिक्रीशन होता है तो ये हार्मोन जाके क्या करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसमें सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती है और लेडजी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FSH, तो यहाँ पे S से सर्टोली सेल्स पे आके अफेक्ट करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डेट मीन्स L से ये लेजिड सेल्स को आके अफेक्ट करता है। तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब सर्टोली सेल्स को पे आके अपना इफेक्ट डालता है तो सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर्स को रिलीज़ करती है और साथ में इनहिबिन को रिलीज़ करती है। वहीं पे जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेजिड सेल्स पे अपना इफेक्ट डालता है तो लेजिड सेल्स एंड्रोजन को रिलीज़ करती है। तो एंड्रोजन से ही जो मेन हार्मोन होता है एंड्रोजन का वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे पहले याद रखना ये लेजिड सेल्स किसको रिलीज़ करती है, एंड्रोजन को। और एंड्रोजन में ही मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो क्या करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जानने की बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की मदद से स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सर्टोली सेल से जो फैक्टर्स रिलीज होते हैं उनका होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी है जो आप देख सकते हैं। तो ये लाइंस रिप्रेजेंट करती है कंट्रोल को। डेट मीन्स यहाँ पे जब भी अगर किसी भी हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक नेगेटिव फीडबैक जाता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए सर्टोली सेल्स को अगर कंट्रोल करना है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीज़ कम हो, तो वहाँ पे ये एक इनहिबिन पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज़ करता है जो क्या करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके अफेक्ट करता है और क्या करता है यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक डालता है। नेगेटिव फीडबैक के कारण क्या होता है, इसका जो सिंथेसिस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। वहीं पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अगर सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन भी ज़्यादा होगा। तो जिसके कारण क्या होता है ये वापस नेगेटिव फीडबैक ट्रांसफ़र करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को और साथ में हाइपोथैलेमस को, जिसके कारण इन दोनों के सिक्रीशन में भी कमी आ जाती है। तो ये होता है नेगेटिव फीडबैक का कनेक्शन। और यहाँ पे ये सारे हार्मोन्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो मैं होप करता हूँ यहाँ पे आपको ये इजीली समझ में आ चुका होगा। तो ये सारे हार्मोन्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे एक और बात याद रखना जो कि ज़रूरी बात है, यहाँ पे जो लेजिड सेल्स टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज़ करती है, टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोसेस या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोसेस होता है मेन प्रोसेस, वो होता है
स्पर्मेटोजेनेसिस। वहीं पे जब आप बात करोगे सर्टोली सेल्स जो फैक्टर्स को रिलीज करती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स को रिलीज करती है, इन फैक्टर्स का जो मेन काम होता है, याद रखना मेन प्रोसेस जो होता है वो होता है, ये करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखना, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात ये नहीं है कि ये दोनों अलग क्यों हैं। जैसे कि जानते हैं जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेन हार्मोन होता है, तो ये क्या करता है, जो कंप्लीट मैंने अभी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बताया था उसमें हेल्प करता है। लेकिन जो सर्टोली सेल्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटिड्स को स्पर बनाने में, जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है उसमें ज़्यादातर हेल्प करते हैं। तो ये दोनों का फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है। याद रखना, नीट में इस पर भी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब अपन बात करते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर को लेके। तो जैसा कि यहाँ पे अब मैंने स्पर्म की स्ट्रक्चर को बना दिया है, सबसे पहले अपन यहाँ पे इसको लेबल करने स्टार्ट करते हैं। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर में सबसे पहले वो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद जो ये ऊपर का हेड होता है, ये आप देख सकते हैं, ये एक पोर्शन, इसको अपन बोलते हैं एक्रोसोम। यहाँ पे अपन लेबल कर रहे हैं, उसके बाद हर एक का फंक्शन भी अपन यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद सेंटर में ये जो प्रेजेंट होता है हेड वाले रीजन में, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस होता है ये क्रोमोसोमल मटेरियल को कंटेन करता है। उसके बाद ये जो एक पोर्शन आता है छोटा सा, इसको अपन बोलते हैं नेक। इसको अपन बोलते हैं नेक। और उसके बाद ये जो मिडल पीस आता है, इसको, इसका नाम है वैसे मिडल पीस। और इस मिडल पीस में ये जो आप स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, इनको अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये जो लास्ट पोर्शन आता है, इसको अपन सिंपली बोलते हैं टेल। अब ये जो स्पर्म होता है इसके 4 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला पोर्शन होता है हेड, फिर यहाँ पे पोर्शन, सेकंड पोर्शन आता है नेक, उसके बाद थर्ड पोर्शन आता है मिडल पीस, और उसके बाद लास्ट पोर्शन आता है टेल। दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे अगर अपन फंक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब अपन ने देखा था स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस होता है, उस टाइम पे जो सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक्रोसोम में। याद रखना, ये एक्रोसोम क्या करता है, स्पर्म को जो वो होता है एग सेल होती है उसके अंदर एंट्री करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि इस जो एग सेल होता है उसके चारों तरफ अलग अलग मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, लेयर्स प्रेजेंट होती है, तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए ये एक्रोसोम हेल्प करता है। उसके बाद आता है ये न्यूक्लियस, जो मेन जेनेटिक मटेरियल को कंटेन कर रहा है, क्योंकि अगर फ्यूज़न होगा तो इसमें और एग सेल के क्रोमेटिन मटेरियल में फ्यूज़न होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है नेक। नेक में 2 डिस्टल सेंट्रियोल्स, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो 2 सेंट्रियोल होते हैं ये भी आगे जाके हेल्प करते हैं। जैसे कि जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो आगे जाके सेल डिवीज़न में हेल्प करता है एग सेल के। फिर यहाँ पे बात आती है मिडल पीस की। तो मिडल पीस क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 25 से लेके 30 माइटोकॉन्ड्रियाज तक प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। अब एनर्जी की प्रोडक्शन क्यों चाहिए है वो अपन थोड़ा आगे जानेंगे। और लास्ट में आता है टेल। टेल क्या करता है, स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अब अपन जान लेते हैं कि ये जो स्पर्म तो होता है, लेकिन अगर अपन ह्यूमंस में अगर अपन स्पर्म काउंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है। तो ह्यूमंस के पर इजेकुलेशन में जो नंबर होते हैं स्पर्म्स के, वो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 टू 300 मिलियन। ठीक है,
पर इजैकुलेशन में। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं नॉर्मल फर्टिलिटी की, तो यहाँ पे एटलीस्ट जो 60% होते हैं स्पर्म्स, उनमें नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज। तो यहाँ पे जितने भी स्पर्म्स का रिलीज हो रहा है उनमें एटलीस्ट 60% के तो नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए इसकी तरह। और उस 60% में से, डेट मीन्स इस 60% के अंदर भी जो 40% स्पर्म्स है उनमें विग्रस मोटिलिटी होना जरूरी है, विग्रस मोटिलिटी। दैट मीन्स उसका जो मूवमेंट होता है वो बहुत तेज़ होना चाहिए, और अगर मूवमेंट तेज़ चाहिए तो एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी अगर चाहिए तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होना इसलिए ज़रूरी होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्रोसोम का फंक्शन, न्यूक्लियस का फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, मिडल पीस का फंक्शन और टेल का फंक्शन क्या होता है स्पर्म में। तो अगर आपको ये सब समझ में आया हो, इसमें सब कुछ समझ में आ चुका हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको भी अच्छे से ये समझ में आ जाए। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।